चलिए आज एक ऐसी कहानी के तहखाने में उतरते हैं। एक ऐसी जगह जहां दीवारें नहीं बल्कि किसी का जहन सांस लेता है और परछाइयां वो अपनी मर्जी से हरकत करती हैं। हम बात कर रहे हैं नीलकांत विला की परछाइयों की और आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। कहानी की टैगलाइन ही सब कुछ कह देती है, वो घर जहां परछाइयां बोलती हैं। सोचिए, ये लाइन हमें सीधे उस खौफ के दिल में ले जाकर खड़ा कर देती है जहां रोशनी का ना होना सिर्फ अंधेरा नहीं है बल्कि एक खौफनाक मौजूदगी है। तो सवाल ये उठता है, क्या होता है जब आपका दुख, आपका अपराध बोध एक जीती जागती चीज बन जाए, एक ऐसी शक्ल ले ले जिससे आपको लड़ना पड़े। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक भूतिया घर की नहीं है, ये उस घर की है जो हमारे अपने मन के अंदर होता है। ये कहानी पूछती है कि जब हमारे अंदर का अंधेरा बाहर निकलकर हमें घूरने लगे तो क्या होता है। तो चलिए इस विला के दरवाजे खोलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है मसूरी की पहाड़ियों में बसे एक वीरान पुराने बंगले तक, नीलकांत विला। यहीं पर हमारा मुख्य पात्र विक्रम अपने अतीत से, या कह सकते हैं खुद से, भागता हुआ पहुंचता है। तो कहानी की बुनियाद क्या है? हमारे पास एक किरदार है विक्रम, 35 साल का एक आदमी जो अपनी पत्नी की मौत के बाद गहरे दुख और नींद न आने की बीमारी से जूझ रहा है। जगह है नीलकांत विला, मसूरी की पहाड़ियों में एक बिल्कुल अलग थलग टूटी फूटी हवेली। और मकसद, विक्रम यहाँ अपनी दिवंगत पत्नी अन्या की यादों के कारण खिंचा चला आता है। तो देखिए, एक टूटा हुआ हीरो, एक डरावनी जगह और एक दर्दनाक याद, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसे साइकोलॉजिकल हॉरर की नींव रखती हैं जहां डर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आने वाला है। ये विला सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये विक्रम के मन का आईना बनने वाला है। और गड़बड़ी का पहला संकेत बहुत ही सटल है। विक्रम विला में कदम रखता है और देखता है कि सूरज तो अपनी जगह पे है, लेकिन विला की परछाई हिल रही है। ये बस एक छोटा सा पल है, लेकिन यहीं से हकीकत की जमीन पैरों के नीचे से खिसकने लगती है। कहानी फौरन ये नियम बना देती है कि यहाँ फिजिक्स के कानून लागू नहीं होते। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। अब विला का खौफ विक्रम के पर्सनल दुख और उसके गिल्ट से सीधे सीधे जुड़ना शुरू हो जाता है। चीजें अब और भी ज्यादा पर्सनल होने वाली हैं। अब देखिए, ये परछाई का विरोधाभास बड़ा अजीब है। विक्रम अपना बायां हाथ उठाता है तो उसकी परछाई अपना दायां हाथ उठाती है। अब ये कोई वहम नहीं है, ये तो कुदरत के नियमों का खुला उल्लंघन है। मतलब उसकी परछाई उसकी नकल नहीं कर रही बल्कि उसे आईने की तरह चिढ़ा रही है। और ये पहला पक्का सबूत है कि यहाँ जो भी ताकतें हैं वो सिर्फ डरावनी नहीं है, वो इंटेलिजेंट भी हैं। खौफ और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब विक्रम रात के खाने की मेज पर अकेला बैठा है। सामने की कुर्सी खाली है, पर दीवार पर एक और परछाई उभर आती है और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम अकेले नहीं हो। और ये आवाज कानों में नहीं आती, ये सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंजती है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही क्रूर मोड़ लेती है। अब डर पर्सनल हो जाता है। एक परछाई दिखती है ठीक उसी टेढ़े मेढ़े टूटे हुए रूप में जैसे जानलेवा एक्सीडेंट के बाद अन्या का शरीर था। अब ये कोई अनजान साया नहीं है, ये परछाई विक्रम के सबसे गहरे और दर्दनाक सदमे की शक्ल ले चुकी है। ये इस बात का सबूत है कि ये घर सिर्फ भुताहा नहीं है, ये उसके दिमाग को पढ़ सकता है। ये हमला अब बाहर ही नहीं रहा, ये सीधा उसकी आत्मा पर हो रहा है। कहानी का रुख तब बदलता है जब विक्रम को एक पुरानी धूल भरी डायरी मिलती है। और ये डायरी इस घर में मौजूद खौफ के पीछे की कहानी, उसके काले राज और उसके जानलेवा नियमों को उजागर करने वाली है। तो ये परछाइयां हैं क्या? डायरी बताती है कि ये रोशनी की कमी से नहीं बनती, नहीं, ये एक जीती जागती मौजूदगी है। ये बनी है अंधेरे में छिपी हर चीज से, हमारे पाप, हमारा अपराध बोध, हमारी यादें। ये भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये कुछ ज्यादा गहरा और साइकोलॉजिकल है। मतलब परछाइयां उन भावनाओं से बनती हैं जिन्हें हम दबाते हैं, और ये घर उन्हें बस एक जिस्म दे देता है। ये हमारे अंदर के अंधेरे के लिए एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। डायरी में एक जगह लिखा है, ये 1940 के दशक की डायरी है, और इसमें लिखा है, पहले उन्होंने रोशनी खाई, अब वे यादें खा रही हैं। इसका मतलब समझिए, इन परछाइयों की भूख सिर्फ रोशनी तक नहीं है, ये इंसान की पहचान, उसकी यादों को खा जाती हैं। ये किसी के वजूद को ही मिटा सकती हैं। और फिर एक और बात लिखी है, जो उनकी सुनता है वो अपनी काया खो देता है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है।
मतलब अगर इनसे बात करने की कोशिश की तो आप खुद को उनके हवाले कर रहे हैं, अपना वजूद खो रहे हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता नहीं जा सकता। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब विक्रम को उस चीज की असली शक्ल का सामना करना है जो उसे तिल तिल कर खत्म कर रही है। अब वक्त है एक भूतिया अतीत का सामना करने का। और तभी अन्या के रूप वाली परछाई बोलती है, तुम्हारा अपराध बोध ही मुझे यहाँ लाया है। ये लाइन ये कहानी का सबसे जरूरी पल है। यहीं पर यह राज खुलता है कि इस खौफ की जड़ सुपरनैचुरल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। विक्रम को डराने वाली ताकत बाहर से आई ही नहीं थी। तो सबसे बड़ा खुलासा क्या है? वो भूत कभी अन्या थी ही नहीं। वो तो विक्रम के अपराध बोध का आकार था जिसे उस घर ने बस एक शक्ल दे दी थी। मतलब विक्रम किसी बाहरी दानव से नहीं बल्कि अपने ही अंदर के राक्षस से लड़ रहा था। ये घर तो बस एक खाली कैनवस था जिस पर विक्रम के गिल्ट ने अपनी सबसे खौफनाक तस्वीर बना। और कहानी में जो कुछ भी हुआ वो सब इसी से जुड़ा है। वो परछाई जो उसकी गलत नकल करती है, आईने में वो क्रूर परछाई जो उसका गला घोटने की कोशिश करती है, और वो परछाई जो उसकी पत्नी का चेहरा पहने हुए है। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही गहरे जख्म से रिश्ता हुआ जहर है, और उस जख्म का नाम है अपराध बोध। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां विक्रम अंधेरे के आगे घुटने टेकने से इनकार कर देता है। वो लड़ने का फैसला करता है, और वो भी एक बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से। विक्रम एक हताश योजना बनाता है। उसे एहसास होता है कि परछाइयां अंधेरे की पैदाइश हैं, तो वो एक लाइटर निकालकर अपनी ही जैकेट में आग लगा देता है। फिर उस जलती हुई जैकेट को पुराने पर्दों पर फेंक देता है। असल में वो अपने अपराध बोध की जीती जागती शक्ल से लड़ने के लिए रोशनी का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ बचने की कोशिश नहीं है, ये एक विद्रोह है, अपने अंदर के अंधेरे को जलाकर खत्म कर देने की एक कोशिश। और फिर जलते हुए विला के बीच वो अन्या की परछाई का सामना करता है और चिल्लाता है, मेरी अन्या मेरे दिल में है, तुम सिर्फ एक भ्रम हो। ये वो पल है जब विक्रम को पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाती है। वो हकीकत और अपने मन के बनाए वहम के बीच का फर्क पहचान लेता है। कहानी अब अपने अंत पर आती है, और एक बहुत ही परेशान कर देने वाले ट्विस्ट पर। ये हमें कहानी के आखिरी और सबसे गहरे संदेश के साथ छोड़ जाती है। ये वो हिस्सा है जहां हमें पता चलता है कि असली अंधेरा कहाँ है। विला अब जल चुका है। खौफ का जो फिजिकल सोर्स था वो आग में तबाह हो गया है। विक्रम जलते हुए विला से बाहर निकल आता है। एक पल के लिए लगता है कि चलो बुरा सपना खत्म हो गया। उसे लगता है कि उसने अपने राक्षसों पर जीत हासिल कर ली है। घर जल गया तो शायद डर भी जल गया होगा। लेकिन तभी एक नई और अजीब बात होती है। सड़क पर विक्रम की अपनी परछाई अब अलग दिखती है। उसके सिर पर दो छोटे छोटे सींग जैसे आकार हैं। वो थोड़ी देर से हरकत करती है, और सबसे खौफनाक, वो उसकी तरफ देखकर आंख मारती है। और यही कहानी का सबसे भयानक राज खुलता है। विला जल गया, लेकिन अंधेरा खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अंधेरा कभी विला में था ही नहीं। वो हमेशा से विक्रम के अंदर था, और अब वो हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन चुका है। और कहानी खत्म होती है उसी फुसफुसाहट के साथ, हम कभी नहीं छोड़ते। और ये एक बहुत परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या कोई सच में अपने अंदर के अंधेरे से कभी बच सकता है, या फिर हम उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और वो हमेशा हमारी परछाई बनकर हमारे साथ साथ चलता रहता है?